शिक्षा व्यवस्था के इस चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। अब तक हमने 16 सत्रों में इस विषय की विस्तार से छानबीन की है। आज के सत्र का विषय है लोकमत परिष्कार। कैसा है, कोई भी सत्य विचार हो, कोई भी महत्वपूर्ण और गंभीर ऐसा विषय हो, कोई भी अत्यंत आवश्यक ऐसा भी विषय हो, और कोई कितना भी करना चाहता है, तो भी जब तक आसपास के सभी लोग, अधिक से अधिक लोग उस विषय को स्वीकार नहीं करते हैं, उससे सहमति नहीं बनाते हैं, तो उसे क्रियान्वित करना बहुत कठिन हो जाता है। केवल क्रियान्वित करना ही क्यों, बोलना भी कठिन हो जाता है। ऐसे कई विषय हैं जिनके बारे में हम बोल ही नहीं सकते। माने बोलते हैं तो एकदम सब कोलाहल मच जाता है। हम देखते हैं कि जाति वर्ण व्यवस्था के बारे में यदि हम कुछ चर्चा शुरू करेंगे और यदि कोई कहता है कि नहीं नहीं, जाति व्यवस्था तो समाज के स्थिरता के लिए, समृद्धि के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए बहुत आवश्यक है, तो कोई सुनेगा ही नहीं। इतना उस विषय का हमने अस्वीकार कर दिया है। भले ही भी आप कैसे भी उसको सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि लोक की सहमति उसमें नहीं है। यदि किसी ने कहा कि नहीं नहीं, विवाह की आयु 21 वर्ष की नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, विशेष रूप से बालिकाओं की, तो कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। बालिकाएं भी सुनने के लिए तैयार नहीं होंगी, प्रौढ़ महिलाएं भी सुनने के लिए तैयार नहीं होंगी, 16-17 वर्ष की बालिका के माता पिता भी सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, और शिक्षित लोग भी सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। कोई नहीं तैयार होगा। अब वो वैज्ञानिक पद्धति से हमें कितना भी सही लगता हो, व्यावहारिक दृष्टि से कितना ही उपयुक्त लगता हो, तो भी यदि लोक की सहमति उसमें नहीं है, लोक का अभिप्राय उसके अनुकूल नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी गंभीर विषय के लिए लोक मत अत्यंत आवश्यक है। जैसे कहा है, शास्त्रात रूढ़िर बलियसी, रूढ़ हो गया, जो लोक के व्यवहार में आ गया, लोक के मानस में बैठ गया, वह बलवान होता है शास्त्र वचन से भी। शास्त्र में कितना भी कहा हो और शास्त्र के अनुसार व्यवहार करना ही अंततोगत्वा सही हो, तो भी रूढ़ी ऐसी है, परंपरा ऐसी है, लोक का व्यवहार वैसा है, तो फिर हम शास्त्र को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। इतना लोक के मत का महत्व होता है। इसलिए किसी भी अच्छे सच्चे विचार को यदि प्रस्थापित करना है, यदि उसे क्रियान्वयन में लाना है, तो हमें लोक का अभिप्राय अनुकूल बनाने की बहुत आवश्यकता होती है। अर्थनिरपेक्ष शिक्षा का भी वैसा ही है। यदि आज हम कहेंगे कि निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, ये हमारी परंपरा से भारत में तो ऐसा ही चल रहा है। हमने कितने ही परंपरा के उदाहरण दिए, कितना भी लॉजिकल थिंकिंग किया, कितने भी व्यवहारिक उदाहरण भी बताए, तो भी सर्वजन समाज में अभी भी निःशुल्क शिक्षा ये पूर्ण रूप से स्वीकृत ऐसा विषय नहीं है। हाँ, निःशुल्क शिक्षा के उदाहरण तो मिलते हैं, परंतु वे कौन से हैं? तो चैरिटी के क्षेत्र में, धर्मादाय के क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा होती है। कई कितने ही अच्छे सेवाभावी लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए संस्कार वर्ग चलाते हैं।
शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। कई गरीब माता-पिता के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होती है। सरकार भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। परंतु जनमानस क्या है? जिसके पास पैसा नहीं है वो ही निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था में जाएगा। थोड़ा भी पैसा होगा तो अच्छे स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ाएँगे। अच्छा स्कूल माने जिसमें भी शुल्क भी अधिक होता है और सुविधाएँ भी अधिक होती हैं। अब सुविधाएँ और शुल्क दोनों का ही शिक्षा से, ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। बहुत अधिक असुविधाएँ होती हैं, तो भी जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास इच्छा शक्ति है, वो तो पढ़ ही सकता है, शिक्षा ग्रहण कर ही सकता है। संसाधनों की भी उसमें बहुत आवश्यकता नहीं रहती है। जो शुल्क देकर पढ़ता है, अधिक बड़ा ऊँचा शुल्क देकर पढ़ता है, वो अच्छा ही पढ़ेगा, इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है। बहुत बड़े ऊँचे शुल्क के बदले में सुविधाएँ मिलती हैं, शिक्षा नहीं। ये स्वाभाविक स्थिति होने पर भी लोकमानस आज उसे स्वीकार नहीं करता है। निर्वेतन शिक्षा का तो शब्द भी बोलने जैसा वातावरण नहीं है कि अरे ऐसे कैसे बिना वेतन लिए, बिना कुछ दक्षिणा लिए कैसे पढ़ा सकते हैं? फिर हमारा योगक्षेम कैसे चलेगा? शिक्षक के भी तो बाल बच्चे होते हैं, परिवार होता है, ऐसा कैसे कौन चलाएगा घर? गृहस्थी कौन चलाएगा? उसके कोई वैकल्पिक बहुत अच्छी व्यवस्था हमारी परंपरा में रही है, इसका कितना भी कितना भी हम विवरण करें, तो भी निर्वेतन शिक्षा के लिए कोई तैयार नहीं होगा। शास्त्र चाहे कुछ भी कहता हो और व्यवहार चाहे चाहे कुछ भी उदाहरण प्रस्तुत करता हो या बुद्धि कितना ही उसका समर्थन करती हो, तो भी लोकमानस उसका समर्थन नहीं करता है। तो फिर हम जो भिक्षा, समित पानी आदि विद्यालय के योगक्षेम के साधन बता रहे हैं, उसका भी प्रचलन तो नहीं है। भिक्षा के संबंध में अब पुनरुत्थान विद्यापीठ का श्रीनिधि भिक्षा योजना का कार्यक्रम 3 वर्ष से चलता है, ये तीसरा वर्ष है। हम समझते हैं, माने हम अनुभव करते हैं कि पहले तो भिक्षा माँगना यही यही संकल्पना भिक्षावृत्ति को माँगने के लिए जाने वाले को ही स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भिक्षा को हमने भीख में रूपांतरित कर दिया और भीख तो अत्यंत हेय शब्द है, कभी भी कोई माँगेगा नहीं। हमारे हाथ देने के लिए आगे बढ़ने चाहिए, माँगने के लिए नहीं, ऐसा मानस है। इसलिए भिक्षा माँगना ये बहुत ही अपने मन को विपरीत प्रवाह के में जाने के लिए तैयार करने जैसा कठिन मुद्दा हो गया है। ऐसे गुरु दक्षिणा कौन देगा? अभी वातावरण ऐसा है, ऊंचे शुल्क दे देकर पढ़कर पास हो गए, नौकरी में लग गए। अब उस विद्यालय के प्रति, महाविद्यालय के प्रति, विश्वविद्यालय के प्रति ऋण चुकाने का प्रश्न ही कहाँ आता है। इसलिए गुरु दक्षिणा भी ठंडे बस्ते में गया। दान मिलता है वो शिक्षकों को नहीं मिलता है, शिक्षा के लिए नहीं मिलता है, वो शिक्षकों के वेतन ठीक करने के लिए नहीं मिलता है। वो तो भवन और भूमि और सामग्री और इसके लिए मिलता है। कोई बड़े-बड़े कार्यक्रम स्पॉन्सर करना इस रूप में मिलता है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो ये जो हमारा अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा का जो मुद्दा है, का जो ये सिद्धांत है, ये जो परंपरा है, उसे लोकमानस में स्वीकृत करवाना ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो विषय ये है कि ये कैसे करेंगे लोकमत। अब लोकमत परिष्कार, परिष्कार माने क्या कि लोकमानस में, लोक के अभिप्राय में जो विपरीत चीजें बैठ गई हैं, जो 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 आज के वैश्विक वातावरण के कारण से, वैश्विक विचार के कारण से जो रूढ़ हो गई है, उसको सुधार करना,
उसका सुधार किसके प्रकाश में करना? तो भारतीय चिंतन के प्रकाश में करना, भारतीय परंपरा के प्रकाश में करना। तो ये सुधार करने का कार्यक्रम हुआ। तो परिष्कार करना माने जो अस्वच्छ है, अशुद्ध है, उसको शुद्ध बनाओ, परिष्कृत करो, यानी सुधार करो, उसमें सही बनाओ। उलझा हुआ है मामला, उसे सुलझाओ। उल्टी दिशा में जा रहे हैं, उसको सुलटी दिशा में ले जाओ। इसको कहते हैं परिष्कार करो। कुछ मिलावट हो गई है, उस मिलावट को दूर करो। ये लोकमत परिष्कार का मामला हुआ। तो हमें अर्थनिरपेक्ष शिक्षा के बारे में भी लोकमत परिष्कार के विषय का बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। लोक के मानस में कैसे बैठेगा? तो लोकमत परिष्कार के परंपरा में ही बहुत परिणामकारी ऐसे माध्यम हैं, ऐसे साधन हैं। आज के जमाने में जो बहुत बड़ा साधन है वो है हमारा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। टीवी चैनलों में, यूट्यूब चैनलों में, अन्य माध्यमों में, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, फिल्में हैं, सीरियल्स है, टीवी के सीरियल्स हैं। ये सारे माध्यम लोकमत निर्माण करने के लिए होते हैं। आज की समस्या क्या है? तो ये माध्यम स्वयं ऐसे विचार के प्रसार के माध्यम, जरा जरा म्यूट करिए, जिनका अनम्यूट हुआ है वो म्यूट करिए। हाँ जी। तो ये सारे माध्यम जो हैं वही विपरीत विचार का प्रसार करने वाले माध्यम बन गए हैं। ये माध्यम बहुत प्रभावी है। जो बाल, युवा, इवन प्रौढ़, वृद्ध सभी के मानस पर परिणाम करते हैं। ऐसे क्योंकि वो दृश्य श्राव्य है, सामने दृश्य दिखता है, वह बहुत आकर्षक होता है, वह बहुत सुलभ होता है। जब चाहो तब उसे देख सकते हैं। तो ये जो नया माध्यम है, ये माध्यम बहुत प्रभावी है। आज दुर्दैव से उसका ही परिष्कार करने की आवश्यकता हो गई है। माने हमारे संकट तो अनेक विषयों में बढ़े ही इनके कारण से हैं कि इतना विपरीत विचार प्रसारित होता है, इतनी विपरीत बातें प्रसारित होती हैं कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, लोक अपने आप को बचा नहीं सकता है। ऐसे इसलिए पहला कार्यक्रम तो इन माध्यमों का उपयोग कैसे करना। तो उन माध्यमों का उपयोग करते समय भी हमें विपरीत प्रवाह में तो जाना ही होगा, परंतु इनका उपयोग भी करना ही होगा। तो हम सबको मालूम है कि इन माध्यमों का उपयोग कैसे करना। अब इन माध्यमों का यदि उपयोग करना है तो हमें उन माध्यमों से प्रसारित हो सके इस प्रकार के विषय भी चुनने होंगे। तो ये जो हमारा कंटेंट है, हमारा अर्थनिरपेक्ष शिक्षा के विषय के जितने भी मुद्दे हैं, उनको हम नाटक के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, छोटे छोटे संवादों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, शास्त्रीय चर्चा के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से, व्याख्यानों के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये करने की आवश्यकता है। अब इसके लिए हमें गीत लिखने पड़ेंगे, चुटकुले लिखने पड़ेंगे, छोटे छोटे एपिसोड्स तैयार करने पड़ेंगे, व्याख्यान, चर्चा, ये सब तैयार करना पड़ेगा। तो साहित्य निर्माण जिसको हम कहते हैं, सोशल मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए उपयोगी ऐसा ये सारा साहित्य है। तो निःशुल्क शिक्षा को लेकर, निर्वेतन शिक्षा को लेकर, अर्थनिरपेक्ष शिक्षा को लेकर
स्वायत्त शिक्षा को लेकर हमें ऐसी सारी सामग्री तैयार करनी पड़ेगी। 5 मिनट में प्रस्तुत होने वाली सामग्री से लेकर 1 घंटा लगे ऐसी सामग्री, एक के बाद एक सीरियल चले ऐसी सामग्री हमें तैयार करनी होगी। अब प्रसार यदि करना है तो हमें उसे आकर्षक रूप भी देना होगा। तो हमारे में जो साहित्य निर्माता हैं, जो कहानियां लिखते हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, नाटककार हैं, सीरियल बनाने वाले हैं, उन सभी ने इसमें रुचि लेनी होगी। अथवा वे रुचि नहीं लेंगे क्योंकि वे तो कमर्शियल हैं, तो कमर्शियल लोग तो इसमें रुचि नहीं लेंगे। परंतु जो मिशनरी लोग हैं, मिशन मोड पर काम करते हैं, उन्होंने ये सब सीखना होगा कि कैसे आकर्षक बना सकते हैं, कैसे रोचक बना सकते हैं, कैसे सर्वसामान्य को अपील करे ऐसे हो सकते हैं। तो ये सब हमको करना होगा। अब हम चिंतन की प्रक्रिया हमारी लगभग पूर्ण होने को आई है। एक ही सत्र अभी बाकी है चिंतन सत्र की मालिका में। अब हमको अपने आप को इस रूप में ढालना होगा कि हम ऐसी सामग्री भी तैयार करें। इसमें हम सबका योगदान हो सकता है, हम और लोगों का भी योगदान इसमें प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये एक सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैं लोकमत परिष्कार की ही बात कर रही हूँ, शास्त्रीय चर्चा की बात नहीं कर रही हूँ। दूसरा, हमारा जो पारंपरिक माध्यम है वो भी ऐसा ही है। लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक कथा, ये सारे लोकमत परिष्कार के ही माध्यम हैं। विभिन्न कथा तो अभी भी होती है, कथा श्रवण। उदाहरण के लिए हमें इसमें किस प्रकार का परिवर्तन करना पड़ेगा, तो हमारी विद्या भारती में शिशु वाटिका चलती है। शिशु वाटिका को उन्होंने 3 से 6 वर्ष की आयु के स्थान पर 0 to 6 माने 0 से 6 वर्ष तक के बनाया। उसका विचार पहले तो शास्त्रीय पद्धति से किया। अब सबको करना है तो क्या करेंगे, लोकमत परिष्कार ही करना पड़ेगा, क्योंकि गर्भावस्था में संस्कार 1 वर्ष की आयु के, 2 वर्ष की आयु के, 3 वर्ष की आयु के बालकों का संस्कार कैसे होता है, संगोपन कैसे होता है, उसके विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, उसके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा शिक्षा का विषय है। तो इसलिए एक कथाकार हैं, विद्या भारती के पूर्व आचार्य ही हैं, तो उन्होंने कथाकार के रूप में ही अपना व्यवसाय स्वीकार कर लिया है। तो वो शिशु राम कथा ऐसा ही स्थान स्थान पर 5 दिन की कथा का आयोजन करते हैं। 5 दिन की है कि 7 दिन की, इसमें मुझे थोड़ा अनिश्चय है, परंतु 5 दिन की या 7 दिन की कथा का आयोजन करते हैं। कैसे राम का आवाहन किया, राम को अपनी कोख में आने के लिए आवाहन किया, कैसे वे गर्भवास में थे तब कौशल्या और दशरथ ने व्यवहार किया, विचार किया, कैसे वो जन्म हुआ, कैसे जन्म के बाद उनका संगोपन हुआ, लालन पालन हुआ, ये सारी कथा कैसे वो 3 वर्ष के हुए, 5 वर्ष के हुए, इसको कहा लालयेत पंचवर्षाणी। तो इसके लिए कथा है। अब ये कथा स्थान स्थान पर आयोजित की जाती है, और अगर हम व्याख्यान के लिए सबको निमंत्रण करेंगे तो 100, 200, 500 लोग आएंगे, परंतु कथा श्रवण करने के लिए तो बहुत सरलता से 1000, 2000 लोग आ जाते हैं। इस प्रकार से ये लोकमत परिष्कार का माध्यम हुआ। तो ऐसे हमें कथा करनी, अर्थनिरपेक्ष शिक्षा कथा, ऐसे कथा है। और फिर वही लोकगीत, लोक नृत्य, रामलीला का विषय बन सकता है ये।
रावण दहन तो अब हमारा रावण पश्चिम की शिक्षा का हो सकता है। शुल्क कमोडिटी कस्टमर वेंडर वाली शिक्षा एक रावण ही हो सकती है। ऐसे ये हमारे असुर हैं। जो वोकिज्म ये एक असुर है, उसके कारण से ये सारी समस्या पैदा हुई है। इस प्रकार के सारे माध्यम हमें अपनाने होंगे, और इसके लिए साहित्य, इसके लिए प्रस्तुत करने वाले, तो हमें भी नाटक मंडली, कथाकार और गीत गान गायक और प्रस्तुत करने वाली मंडली और इन सभी बातों का आश्रय लेना होगा। तो ऐसे हमारे पारंपरिक माध्यम हैं, वे इसके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। अब ये सारे माध्यम हमको परिचित हैं। माध्यम तो आज भी सक्रिय हैं। सारे माध्यम, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, ये लोक मंच हो, ये सक्रिय तो बहुत ही है, आज भी बहुत है। हमारी लड़ाई उसके कंटेंट है, उस विषय में है। कंटेंट ही सारा विपरीत है। प्रभाव तो मानस पर, लोक मानस पर उतना ही है जितना 100 वर्ष पहले था, जितना 1000 वर्ष पहले था, जितना 5000 वर्ष पहले था। मानस पर इन माध्यमों का प्रभाव तो उतना ही उतना है। उल्टा आज दृश्य श्रव्य हो जाने के कारण से और अधिक बढ़ा है। माध्यम सुलभ है, परंतु विषय वस्तु है वो हमारे लिए चुनौती है। ये हमको तैयार करने होंगे। तो हम लोकमत परिष्कार की आवश्यकता और उन माध्यमों का जो मुद्दा है उससे आगे चलते हैं। तो हमारे पास ऐसा कंटेंट तैयार करने वाले बहुत लोग चाहिए। भारत की हर भाषा में चाहिए, हर वर्ग के लोग चाहिए। तो ये अब मुद्दा शास्त्रीय चिंतन का नहीं रहा, ये मुद्दा अब सक्रिय कार्यकर्ताओं का रहा, कलाकारों का रहा, और एक्टिविस्ट जिसको हम कहते हैं, ऐसे लोक आंदोलन चलाने वाले लोगों का हुआ। तो अब दूसरा मोर्चा तो हमारा यही है कि लोकमत परिष्कार के लिए हमें लोग स्वयं कहाँ से मिलेंगे जो ऐसा लिखे, बोले, प्रस्तुत करें, सीरियल्स बनाए, एपिसोड्स बनाए, कविता, नाटक, चुटकुले, चित्रकथा आदि सब बनाए। ऐसे लोगों का संग्रह करना, उनको इसमें प्रवृत्त करना, ये एक दूसरा मोर्चा है। ऐसा साहित्य निर्माण करने वाला हमारे पास संघ होना चाहिए। संघ माने समूह होना चाहिए, ये तीसरी आवश्यकता रही। अब ये लोक का विषय न रहकर कलाकारों का विषय बन गया और साहित्यकारों का विषय बन गया। तो साहित्यकार, कलाकार, प्रस्तुत करने वाले, इसमें पैसा लगाने वाले, टेक्निकल विषयों के ज्ञाता, ऐसे लोगों का एक समूह, ये दूसरा वर्ग हुआ। अब तीसरा वर्ग, विद्वान मत परिष्कार भी इसका एक विषय है। तो विद्वान लोग जब इसके लिए सैद्धांतिक चर्चा नहीं करेंगे, इसका स्वीकार नहीं करेंगे, विद्वत क्षेत्र में इसका स्वीकार होना चाहिए कि हाँ, अर्थनिरपेक्ष शिक्षा ही भारत के लिए उपयोगी और स्वाभाविक ऐसा विषय है, तब तक लोकमत परिष्कार भी संभव नहीं है। क्योंकि तब तक वो साहित्यकार क्या करेंगे, कलाकार क्या करेंगे, उसका निर्माण करने वाले, प्रस्तुत करने वाले लोग क्या करेंगे। और ये नहीं होंगे तब तक देखने वाले भी कहाँ से आएंगे। कथा सुनाने वाले होंगे तभी तो सुनने वाले भी होंगे। तो अभी लोकमत परिष्कार का वर्तमान संदर्भ में और प्रस्तुत विषय में विद्वान मत परिष्कार भी आवश्यक है। क्योंकि विद्वान लोग भी मानते हैं कि ये तो आज के जमाने में संभव नहीं। कदाचित सामान्य लोग तो स्वीकार कर लेते हैं,
बहुत पढ़े लिखे लोग ही इसको स्वीकार नहीं करते। आधुनिक मानस वाले लोग ही इसका स्वीकार नहीं करते हैं। जो लोग ऊँची फीस देकर अपने बच्चों को बड़े-बड़े इंटरनेशनल स्कूलों में भेज रहे हैं, तो ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पैसा कमाने वाले लोग हैं, उच्च पदवियों पर काम करते हैं, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। अब ये तो हम कहेंगे समाज का एकदम हाई प्रोफाइल ऐसा वर्ग है। इनको मानना, ये माने, ये तो कितना कठिन है। शास्त्रों का अध्ययन करने वाले लोग भी नहीं मानेंगे, क्या कहकर आज के जमाने में ये तो संभव ही नहीं है। कौन ऐसे पढ़ाएगा, कौन ऐसी संस्था चलाएगा, कौन अपने बच्चों को भेजेगा। मुफ्त में पढ़ाने वाले क्या अच्छा पढ़ाते हैं? मुफ्त में पढ़ाने वाले, मुफ्त में जहाँ शिक्षा मिलती है, उसके तो इसका तो कोई मूल्य ही नहीं होता है। वो तो वो तो हल्की चीज होती है, सामान्य सी चीज होती है। हमारे बच्चों के लिए ऐसा थोड़े है। तो ऐसा जो हाई प्रोफाइल वर्ग है, उसको मनवाना ये अत्यंत कठिन बात है। अब इसके भी दो तीन प्रकार हैं, दो तीन प्रकार। एक, वास्तव में शास्त्रों का अध्ययन जो कर रहे हैं ऐसे उच्च विद्या विभूषित लोग, ये एक वर्ग है। दूसरा, धनाढ्य लोग, ये उच्च विद्या विभूषित नहीं है, परंतु उनके पास धन है, व्यापारी बुद्धि है, उद्योजकों की बुद्धि है, किसी बिजनेस संचालन करने वाली बुद्धि है। तो ऐसा जो धनवानों का वर्ग है वो भी इसमें है। और तीसरा, प्रशासकीय और शासकीय वर्ग जो है, शासन प्रशासन चलाने वाला जो वर्ग है, वह भी पढ़ा लिखा है, परंतु वह अध्यापन के और रिसर्च के क्षेत्र में नहीं है। वह तो शासन प्रशासन चलाने वाला ऐसा जो वर्ग है, ये तीनों ही बहुत संपन्न है। एक के पास सत्ता है, एक के पास पैसा है, एक के पास ज्ञान है। ये तीनों ही है तो बहुत माइनॉरिटी में, माने बहुत कम संख्या है। 140 करोड़ की जनसंख्या मानो देश की, तो ये बहुत छोटा वर्ग है, परंतु प्रभावी बहुत है। वही देश को चलाता है, ये तीनों मिलकर देश को चला रहे हैं। और शेष सारे लोक को, माने जनता को अपने अपने हिसाब से चलाते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। अब इनके मत का परिष्कार करना ये तो और भी चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक आध नाटक देखेंगे तो बच्चे तो एकदम प्रभावित हो जाएंगे, एक आध कोई अच्छी सीरियल देखेंगे, कोई श्रेष्ठ महात्मा की कथा सुनेंगे तो सामान्य लोग तो एकदम प्रभावित हो जाएंगे, वो तो मानेंगे। परंतु ये जो संपन्न वर्ग है वो तो कैसे भी नहीं मानेगा। इनकी कठिनाई, इनको लेकर जो कठिनाई है वह यह है कि अभी वे तो पूर्ण रूप से पश्चिम का जो ज्ञान का मॉडल है, पश्चिम का शिक्षा का मॉडल है, पश्चिम का व्यवस्था का मॉडल है, उसी में पला बढ़ा है। वैसा ही उनका मानस है, वैसी ही उनकी बुद्धि है, वैसा ही उनका ज्ञान है, वैसा ही उनका विपरीत संसार है, वैसा ही विपरीत व्यवहार है। तो कमाई भी उसी प्रकार से होती है, संचालन सारा उसी प्रकार से होता है। तो सबसे टफ काम जो है वो विद्वन मत परिष्कार है। इसमें बहुत बड़े रिसर्च की आवश्यकता है, बहुत शास्त्रीय निरूपण की आवश्यकता है। रिसर्च संस्थान होने चाहिए, रिसर्च प्रकल्प होने चाहिए, प्रोजेक्ट होने चाहिए, और पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने चाहिए। और आज भी भारत की स्थिति ऐसी है कि यदि अंग्रेजी में ऐसे लेख लिखे तो ऐसे लोगों तक पहुंचा जा सकता है।
अब हमें तय करना है कि ऐसे लोगों तक पहुँचे या अधिकांश 80-90% जनता तक पहुँचे। ये 2 में से हमें प्राथमिकता किस बात को देनी चाहिए, वेटेज किसका कितना रहेगा, ये है। परंतु शास्त्रीय अध्ययन होना, परंपरा का अध्ययन होना, उसको आज के संदर्भ में पुनः प्रस्तुत करना, विपुल मात्रा में साहित्य निर्माण करना, कौन सा? शास्त्रीय विचार का साहित्य निर्माण करना, ऐसी विद्वत गोष्ठियां करना, असंख्य विद्वत गोष्ठियां करनी होंगी। उसके लिए हमारे पास वक्ता होने चाहिए, लेखक होने चाहिए, अनुसंधान करने वाले लोग होने चाहिए, इसकी बड़ी फौज होनी चाहिए, हर भाषा में भी होना चाहिए और पूरे देश को अपील करने के लिए हिंदी में भी होना चाहिए। अभी मैंने जो बोला कि ये अंग्रेजी जानने वाला है वर्ग, तो उनको अपील करने वाला भी होना चाहिए, तो श्रोताजनों को भी एकदम सुकून हो जाएगा कि हाँ, अंग्रेजी में होना चाहिए, ये बात तो ठीक है। नहीं, हम नहीं मानते ऐसा कि अंग्रेजी में भी होना चाहिए, क्योंकि वह अपीजमेंट होगा। मैंने हाँ देखो, अंग्रेजी जानने वाले लोगों को अंग्रेजी में हम नहीं बताते, तब तक वे तो इधर देखने की कृपा भी नहीं करेंगे। ऐसा उनका मिथ्या अहंकार का तुष्टिकरण हमें नहीं करना है। तो परंतु इस वर्ग के साथ विचार विनिमय तो करना ही है, परिष्कार तो करना ही है। तो ये सारा पेचीदा मामला है, उसमें से कैसे हल निकालना, ये हमारी बुद्धि का विषय है, ये हमें करना ही होगा। तो ऐसे बहुत बड़ी मात्रा में ये करना, क्यों बड़ी मात्रा में? एक सीधा कारण तो यही है कि हमारे देश की जनसंख्या ही इतनी बड़ी है और विश्व में सर्वाधिक सबसे बड़ा हमारा देश है, भूगोल में भी और जनसंख्या में भी। इसलिए हम जो भी करेंगे बड़ा ही करेंगे, तब परिणामकारी होगा। छोटे स्थान पर छोटे संदर्भ में सोचकर तो कुछ नहीं होगा। हाँ, इसके लिए प्रयोग करने पड़ेंगे, वे छोटे होंगे, क्योंकि जो विचार हम प्रस्तुत करते हैं उसके लिए मॉडल तो चाहिए। तो ऐसे मॉडल्स हमें निर्माण तो करने होंगे। मॉडल्स निर्माण करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट, भले ही कम संख्या में लोग इसमें जुड़े हो, लेकिन लग कर ऐसे प्रयोग यदि किए और मॉडल्स निर्माण किए तो उसका भी एक प्रभाव तो होता है। इस प्रकार से ये मैंने अर्थनिरपेक्ष शिक्षा के बारे में कहा, परंतु ये किसी भी विषय के बारे में यही सच है। किसी भी विषय में, समाज परिवर्तन के, व्यवस्था परिवर्तन के, किसी भी विषय में करना तो यही पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रक्रिया है, पद्धति है। किसी भी विषय के, किसी भी विचार के प्रसार के लिए यही सब हमको करना होगा। तो कुल मिलाकर लोक मत परिष्कार के साथ साथ कला क्षेत्र का परिष्कार या कला क्षेत्र की सक्रियता, साहित्य क्षेत्र की सक्रियता, यह भी विषय जुड़ा हुआ है और विद्वन मत परिष्कार, यह विषय भी इसके साथ जुड़ा है। और इसके लिए हमारा ये चिंतन सत्र कितना उपयोगी हो सकता है, इसका विचार ही हमें करना है। हम सब लोग मिलकर जो इतने विगत 9-10 महीनों से चिंतन कर रहे हैं, वो इसी के लिए कर रहे हैं कि इसका अगला चरण क्या होगा। इसका अगला चरण लोकमत परिष्कार का होगा, इसका अगला चरण विद्वन मत परिष्कार का होगा, इसका अगला चरण साहित्य निर्माण का होगा। और ये कौन करेगा? तो चिंतन सत्र में जो सहभागी हुए हैं वे लोग ही करेंगे, और उनके साथ साथ जहां जहां हम लोग पहुंच सके उन लोगों को साथ में लेकर ही तो करेंगे। इस विषय का महत्व हमारे मानस में कितना बैठा है, उसके ऊपर इस बात का आधार है।
हम हमेशा ये सूत्र समझते ही हैं, चिंतन कृति में परिणत नहीं होता तब तक वह परिणामकारी नहीं होता। तो हम चिंतन तो कर रहे हैं विषय की स्पष्टता के लिए, अब उसको कृति में उतारने की योजना भी हमें करनी होगी। तो मुझे लगता है मुझे यहीं पर रुकना चाहिए। सुधी श्रोताजन अपने विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं, अभिप्राय भी, सुझाव भी, और जिज्ञासा अगर है तो प्रश्न भी प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं यहीं पर रुकती हूँ। नमस्कार। 6:40। ताई ताई बहुत बहुत धन्यवाद। जी अभी तक सत्र खुला है, लोग हैंड रेज करके अपना प्रश्न या अभिप्राय या विचार रख सकते हैं। 5 मिनट जल्दी पूरा। अविनाश जी। जी हाँ जी। नमस्कार भाई। हाँ जी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही श्रवणीय था। धन्यवाद। चिंता करने का भी है, चिंतन का भी है, मनन का है। परंतु अभी जैसे आपने लोकमत परिष्कार का कहा, समूह में बैठते हैं, घर में ही बैठते हैं, तो भी ऐसे विषयों के ऊपर लोग बिल्कुल भी वो, जैसे अब बच्ची की शादी की उम्र जहाँ से आपने ये शुरू किया, हाँ, 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 अब ऐसे विषयों के ऊपर, जाति प्रथा के ऊपर या कुछ भी ऐसे जो विषय हैं, ये मान्य ही नहीं है। सुनना कोई इन विषयों के ऊपर चाहता ही नहीं है। समाज में भी बैठते हैं, अभी जैसे गणेशोत्सव हुआ उस समय भी ऐसे कुछ विषय मैंने लेने का प्रयत्न किया। ये मेरी कमजोरी हो सकती है, कमी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसका क्या कर सकते हैं? अब हाँ, ये दो ही बात है। अब ये तो है ना, व्यावहारिक बुद्धि का माने व्यावहारिक सोच है, कि हो सके ऐसा तो करना है और कोई सुनने को तो तैयार है नहीं। तो इसमें दो ही बातें संभव हैं। एक, हमारी बात सुनने के लिए, केवल सुनने के लिए, मान्य करने के लिए नहीं, और स्वीकार करके क्रियान्वयन करने के लिए तो अभी बहुत दूर की बात है, परंतु सुनने के लिए और कान देने के लिए भी तैयार हैं, ऐसे लोगों के सामने विषय प्रस्तुत करना, धीरे 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 करके उनको सहमति की तरफ लाना। हाँ भाई, विचार करने लायक बात है, आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन क्या करें, कोई नहीं सुनता। अरे हम कहेंगे कोई नहीं सुनता, तुम तो सुन रहे हो ना, तुम तो सुनो, देखेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कोई नहीं सुनता है तो मैं तो बंद नहीं हो गया। जो सुनने वाले हैं लोग, उनके आगे तो शुरुआत करो। बहुत छोटी शुरुआत ही होती है। ये 140 करोड़ लोगों का कुछ नहीं कर सकते, 40 लोग हैं तो बहुत है, ऐसी स्थिति अभी तो है, क्योंकि ये मॉडल ही नहीं है। हम करोड़ों बच्चों को 10 पीढ़ियों से कस्टमर वेंडर मॉडल में ही सिखा रहे हैं, तो कौन सुनेगा? किसी को कल्पना भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है। अगर वेद काल के गुरुकुल बताएंगे तो सो ओल्ड, ये इतना पुराना है, आज तो नहीं ऐसे हो सकता है, दुनिया कितनी आगे बढ़ गई। अरे दुनिया आगे नहीं बढ़ी है, दुनिया तो गर्त में जा रही है, गड्ढे में गिर रही है, आगे कहाँ बढ़ रही है। लेकिन स्वाभाविक है कि सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, उनका तो दोष नहीं है। हमारे भाग्य है कि हम ऐसा विचार सुन तो सकते हैं, कम से कम, कि कोई बोलेगा तो हम सुन सकते हैं। हम अब इसलिए हमारी बात सुनने वाले लोग हैं उनके पास रखो। अगर ऐसा नहीं होता तो हम 5,000 लोगों के सामने ये विषय नहीं रखते। नहीं, 5,000 लोग कहाँ सुनने के लिए तैयार हैं? वो तो संभव नहीं का ही घोषा लगाए हुए हैं। तो पहली बात है, सुनने वाले लोगों के सामने ही सुनाना। क्या बहुत सारे विपरीत मानस में हमें जद्दोजहद न करनी पड़े। हाँ, वे भी प्रश्न तो करेंगे, वे भी तर्क तो देंगे,
परंतु वो तर्क विधायक दिशा में होगा। वे प्रश्न हमको आगे ले जाने वाले होंगे। तो पहली बात तो ये है, धीरे-धीरे फिर उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो एक तो है ये, और दूसरा है सुनाने वाले प्रभावी हों, सुनाने वालों का अध्ययन हो, शैली हो, प्रभाव हो, तो दोनों बातें चाहिए। प्रभावी वक्ता और सुज्ञ श्रोता, इसका मेल जब बैठता है तो कोई भी आदान प्रदान, वैचारिक आदान प्रदान हो सकता है। अब ये देव दुर्लभ है, ये बात कहने की अलग से आवश्यकता नहीं। देव भी ईर्ष्या करेंगे यदि आपके पास ऐसी टोली है सुनने वाली, सुनाने वाली। तो काम मूल में काम कठिन तो है। अरे क्या बात करते हैं, अब आपको कोई काम नहीं रहा और कोई विषय नहीं रहा तो इस विषय में कूद पड़े, ऐसा सुनाने वाले हमारे घर में ही होंगे। बिल्कुल घर में ही है ताई, वास्तव में अब क्या करें। तो सबके घर में होते हैं, आप अकेले नहीं है, सबके घर में ऐसा ही होता है। क्या अब आपके दिन लद गए, कहाँ चल रही दुनिया, कहाँ जा रही है, और आप पिताजी क्या बात लेकर आए हैं, ऐसी बात करेंगे। तो ये सारा कॉम्प्लिकेटेड समस्या तो है, लेकिन ये धीरे धीरे करके ये बातें शुरू हो जाएंगी। अभी समय इतना संकटमय हो गया है कि लोगों को इसके ऊपर विचार करना ही पड़ेगा। इसमें से देखो, ये कस्टमर वेंडर मॉडल के संकट लोगों को अनुभव में नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रास्ता कहाँ है, उपाय ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, इसलिए विवश होकर इस मॉडल में जा रहे हैं। एक मॉडल निर्माण करना, इसका प्रभाव तो बहुत होगा, तो इस रास्ते से ही हमको जाना पड़ेगा। और चौथा मुद्दा है धैर्य नहीं खोना, आस्था नहीं खोना, सकारात्मक ये रखना विश्वास कि हाँ, ये जो बात यदि सत्य है ना तो ये होने ही वाली है। अब भारत में नहीं होगी तो और कहाँ होगी, अब भारत में भी हम लोगों के माध्यम से नहीं होगी तो और कहाँ होने वाली है। इस पर विश्वास रखना ये बहुत जरूरी है। ये ताई जी। करेंगे, चरई वेती, यही तो मंत्र है अपना। हाँ, करेंगे प्रयत्न, बिल्कुल नहीं, प्रयत्न तो चल रहे हैं लेकिन वो जारी रखूंगा मैं। जी। अभी विनोद सिन्हा जी, आपने हैंड रेज किया, पूछिए ना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ दिल्ली से विनोद सिन्हा। जी। ताई जी, मेरा तो ये अभिप्राय है कि कोई भी अच्छी बात होती है तो पहले उसका उपहास होता है, हाँ जी, सही है। उसके बाद विरोध होता है, और जब आप अपनी बात अच्छे ढंग से रखती हैं तो फिर लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, ये मेरा अनुभव भी है इस तरह का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो तो ये चीज लोक मनोविज्ञान ऐसा ही होता है। पहले तो उपेक्षा करते हैं, है क्या बोल रहे हैं, जाओ जाओ, सुनने लायक नहीं कुछ भी, ये तो ऐसे ही बड़बड़ करते हैं, ऐसे उपेक्षा होती है। अंत तो गत्वा फिर स्वीकार होता है, तो लगे रहो। हाँ हाँ। हाँ, इसमें एक चीज और है, मुझे हाँ ऐसा जी। लगता है कि जो 20% लोग हैं, जो विद्वजन है, धनवान है, हाँ ज्ञानवान जी। है, हाँ ये लोग ज्यादातर बड़े शहरों में हैं, हाँ हाँ। और हमारी जो जनसंख्या है 80% वो गाँव में है। हाँ तो हाँ। हम लोग क्यों ना गाँव की तरफ चलें, हमारी आशा वही है। हाँ, आशा तो वही है। आशा वही है, अगर हम गांव की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ के लोग हमारी बात मानने को तैयार बिल्कुल सही है। हैं। तो हमारा हाँ। हमारा प्रसार उधर होना चाहिए, इस जी, दिशा में हम अपना विस्तार करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये भी सुझाव बहुत अच्छा है। इसके ऊपर ही विचार होना चाहिए, सही बात है।
वैसे ही इस देश का आर्थिक समृद्धि का मॉडल और केंद्र गांव है, और वो संख्या में बहुत अधिक है। इस देश का ज्ञान का केंद्र या ज्ञान का मॉडल तपोवन है। वो नगर तो कहीं आता ही नहीं है। शासन प्रशासन का जो केंद्र है वो नगर है। तो ऐसी पुनर्रचना भी पूर्ण समाज की या पूर्ण हमारा जो प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग जिसको कहते हैं, उसके उस प्रकार से यदि देश का प्लानिंग करना है तो फिर इस रूप में ही विचार करना होगा कि इकोनॉमिक मॉडल कहाँ रहेगा, एजुकेशनल मॉडल कहाँ रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल कहाँ रहेगा और कैसे होगा, और तीनों का परस्पर संबंध कैसा होगा। जी जी हो गया। विनोद भैया अनम्यूट हो जाइए, आप सुनाई नहीं दे रहे। हाँ, सुधीर भाई साहब आप पूछ सकते हैं अभी। सुधीर सावदेकर जी। जी प्रणाम सभी को, भाई प्रणाम जी। वैसे मेरे मन में जो जिज्ञासाएं थी उसमें के अधिकांश उत्तर तो अविनाश जी के इसमें से आ गए और आदरणीय विनोद जी के सुझाव में से भी आ गए हैं। फिर भी एक दो चीज है बस्ती जो मैं रखना चाहता हूँ। हाँ। ये एक तो जैसे अभी आपने कहा लोगों तक पहुंचने के लिए कलाकारों का, तो इसमें भी परिष्करण जो होना है तो उसमें विद्वानों के लोकमत परिष्करण के लिए मैं अपनी क्षमता तो नहीं पाता हूँ, परंतु जो हमारे स्नेह प्रभाव क्षेत्र में के हमारे आसपास के बच्चे होते हैं उनके साथ में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, उसके लिए मैं प्रयास भी करता हूँ। तो उसमें मैं प्रभावी कैसे हो सकता हूँ, तो उसमें भी आपने कहा अभी लगे रहो। इसके अलावा अभी जैसे ये चिंतन सत्र पूरा होने को इसके बाद में हमारा क्षमता वर्धन के लिए कुछ और हम करने वाले हैं क्या, उसकी आवश्यकता महसूस होती है। और एक दूसरी बात जो है वो जैसे अभी मैंने इसके पहले भी आपसे जिज्ञासा में पूछा था CSR से फंड रेजिंग और सामान्य से, तो अभी जैसे विनोद जी ने कहा तो वैसे हमारे पास में दो विकल्प है कि या तो हम बड़े लोगों में से कुछ को प्रभावित करके अधिक धन प्राप्त कर ले, या ज्यादा लोगों को जैसे एकनाथ जी रानड़े ने किया था कि बड़ों का तो नकार करके ज्यादा लोगों तक पहुंचने का। तो ये दो में से किसी एक मॉडल का चुनाव करके उसके ऊपर कार्य करने के बारे में भी कुछ विचार होना चाहिए समझे लोग। जी हाँ हाँ ठीक है, ऐसा विचार करेंगे। जी जयश्री जी हैं, वो पूछना चाहते हैं, आप जी पूछ सकते हैं। जी ताई, मैं गंगा धारा जो है ना अपनी तरफ, तो वो देने के लिए कल एक डॉक्टर के पास गई थी। उनको पिछली बार भी दिया था, तो वो पूछने के लिए और उनसे संवाद साधने के लिए गई थी। तो हम अभी जन कल्याण जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे तो उनका भी एक प्रस्ताव कल ऐसा है कि मैं भी आपसे जुड़ना चाहती हूँ। तो लेकिन वहाँ के बच्चों जो बच्चे हैं 7वीं 8वीं कक्षा के, बच्चियां हो या बच्चे हो, तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है कि हम वहां जाके उनको जो अन्नपूर्णा में करते हैं, बना सकते हैं चीज, बहुत सारी चीज, तो वो हम बच्चों को वहां पे कृति रूप में सिखाएंगे। फिलहाल चूल्हा वगैरह नहीं, गैस वगैरह नहीं, बिना गैस के जो पदार्थ हम बना सकते हैं वो सब हम वहां पे उन बच्चों के साथ करेंगे, शनिवार और रविवार जाके। तो बच्चों को भी वो करने को आना चाहिए और बच्चों को भी, तो आगे जाके उनको कोई ये नहीं रहेगी, तो उनको भी वो उनकी रुचि प्राप्त होगी और घर में जाके अपने माता पिता को बनाकर दे सकेंगे, तो माता पिता भी खुश हो जाएंगे। तो ये छोटा प्रयोग हम अभी चालू करने वाले हैं, तो इससे आपको नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका प्रयोग का तो अधिक परिणाम होता है, बोलने से भी ज्यादा प्रयोग का परिणाम होता है, इसलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसके लिए बधाई है। तो ये अभी इस स्कूल में चलेगा, तो इसका ये मॉडल हम दूसरे स्कूल में भी हम दूसरे बता स्कूल में भी सकते हैं, देंगे। हाँ उनको हाँ लाकर दिखा सकते हैं। तो अभी इसको जुड़कर और आगे और बातें हो सकती है जब प्रैक्टिकल हम शुरू करेंगे तो। हाँ, हो सकती है ना, करते करते आगे कैसे बढ़ना
ये तो अपने आप सूझता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अपने आप ही सूझता है, करने वाले को आगे का रास्ता अपने आप प्रशस्त होता जाता है। हाँ, बात तो छोटी है जी। लेकिन मुझे भी वो बहुत हाँ, पसंद अरे! है। वो हाँ, बताया है कि हम हाँ। इस शनिवार को जाएंगे और हुँ, बच्चों को हुँ, ये, हुँ, हुँ। कहा है। आकार में छोटी है, परिणाम में बहुत बड़ी है। जी जी। हुँ, हुँ। जी अंजुला जी, आपने हैंड रेस किया, आप पूछ सकती हैं। जी ताई, मेरा ये मान सोचना था कि अभिभावक वर्ग को अगर इसमें शामिल किया जाए, अगर किसी प्रिंसिपल के सामने हम लोग अपना हुँ, एक टोली बना के, हुँ, उसमें एक प्रभावी वक्ता भी हो, उसमें छोटे मोटे हुँ, हुँ, कुछ नृत्य नाटिका गीत वगैरह से, हुँ, और हुँ, अभिभावक वर्ग में क्योंकि वो 20% लोग भी आते हैं जो पढ़े लिखे हुँ, प्रशासनिक वर्ग में या धनाढ्य वर्ग से संबंध हुँ, रखते हैं, हाँ, हुँ, तो उनको अगर एक साथ उनको सुनने के लिए तैयार किया जाए, उसके लिए किसी हाँ, प्रिंसिपल से कांटेक्ट करके पहले अपना हाँ, एक काम हुँ, पूरा एक तैयार रखें, 1 घंटे हुँ, के लिए पूरा शो, और हुँ, फिर उसमें सारे अभिभावक को बुलाएं और फिर यही हुँ, रिपीट करा जाए अलग अलग स्कूलों में, हुँ, स्कूलों के माध्यम से। बच्चों हुँ, को इसमें शामिल ना करें शुरू में, सिर्फ हुँ, अभिभावक वर्ग को शामिल किया जाए, तो हाँ, ये ये भी सही बात, हो हाँ, सकता है। एकदम सही। करने लगो, एकदम। जी ये ताई। प्रयोग जैसे-जैसे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे प्रभाव भी बढ़ेगा। जी। हुँ, और कोई प्रश्न है, पूछें। अब ताई जी, जी, नमस्ते। नमस्कार। हाँ, मैं लातूर से नरहर पाठक बात कर रहा हूँ। मुझे हाँ लगता जी, है कि हम क्यों ना हम किसी हमारे हितचिंतक जैसे आध्यात्मिक चैनल्स है, हाँ, आस्था सुदर्शन ऐसा, हाँ, उनके हाँ, उनके हाँ, माध्यम से थोड़ा एक 10-20 मिनट हाँ, का कुछ प्रोग्राम चलाएंगे तो हाँ, सारी दुनिया, हाँ, सारे हाँ, भारत के जो हाँ, हम ग्रामीण लोगों के साथ हमको संपर्क हाँ, करना है, तो उनसे भी हाँ, हम संपर्क कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी कुछ योजना हम बनाएंगे तो हाँ, अच्छा हाँ, रहेगा, ऐसा मुझे लगता हाँ, है। हाँ, कर सकते हैं ना, अवश्य कर सकते हैं। हुँ, कुछ बनाइए, योजना बनाइए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हुँ, हाँ, हाँ। कुछ अपने ऐसे हितचिंतक चैनल भी है ना, ऐसा जो है ना? ये अपना है, भारतीय विचार हाँ, है। जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हुँ, होता है, होता है। भारत में अभी परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत व्यापक रूप में चल रही है। धीरे-धीरे उसके परिणाम तो दिखाई देंगे ही ना, इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद। नमस्ते। जी, ताई, एक मेरा अनुभव भी है, मैं थोड़ा सा साझा करना चाहूंगा। अभी कुछ हाँ, दिन पहले अपनी पत्नी के साथ बात चल रहा था, तो कोई हमारे हुँ, रिलेशन में एक हुँ, विवाह होने वाला है, तो लड़की हुँ। ने पहले ही बोल दिया मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ, तो अभी बोलने तो का ये अर्थ है कि आज कैसा होता है ना, इसका इसका मुझे क्या लगता है ना, इसका जो रूट कॉज अगर देखेंगे ना, तो ये कुटुंब में हुँ, है कि हाँ, लोग मतलब है कल ना। जो बात चल रही है कि लोकमत परिष्कार, हुँ, आज हुँ, हो सकता है उसकी माँ ने ही बोला होगा, बेटा तू चूल्हा चौकी में मत घुसना, नहीं तू करना, कॉर्पोरेट में जाके हाँ, वही कॉर्पोरेट में तो, जाना। हाँ, और दूसरा जो हाँ, बार-बार अभी बताया गया है कि अभी नारी शक्ति हुँ, को ये बोल दिया है, आप क्या करती हैं? हुँ, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती होगी तो घर में काम हुँ, करती है। एक बोलते हैं ना हुँ, पिवटल रोल हुँ, प्ले हुँ, करती है। तो उसको इतना हुँ, छोटा कर दिया है कि नारी को बोलते हैं नहीं, हुँ, मैं चूल्हा चौकी करूँगी ही नहीं। और हुँ, दूसरा वही दूसरा एक तो। एक दूसरा और हुँ, भी था, जो अविनाश जी हुँ, बोल रहे थे जैसे घर में है, तो इस हुँ, बारे में क्या है, जैसे अभी लड़के को मैंने जैसे आपने बताया ना एक विवाह का हुँ, जो आयु हुँ, है, हुँ, उसपे तो मैंने बोला भाई 21 साल में तुम्हारी शादी में मतलब विवाह कर ही दूँगा मैं। तो हुँ, ऐसा कैसा बच्चा होगा तो पढ़ाएगा कौन, ये करेगा, वो करेगा, मतलब इस तरह का। तो मैं बोला नथिंग डूइंग, उसपे मतलब बोलते हैं ना, हाँ, बहुत बार आपको हुँ, प्रेशर लगाना पड़ेगा बिकॉज़ उसका अच्छा है, जो होता है ना, आप ताड़ना जो बोलते हैं ना, जो जो हुँ, सोने को थोड़ा हुँ, गलाना पड़ता है, वो आता है। तो करना हाँ, पड़ेगा, तो ठीक है, अब तो मम्मी से अपनी बात करता था कि नहीं ऐसा कैसा है, फिर क्या होगा? तो एटलीस्ट उसने सोचने तो लगा है,
ना से सोचने तक पहुंचा है, तो ऐसा हाँ, है सोचने तो करना पड़ेगा, हाँ, करना पड़ेगा। जो चरेवती बोले ना, करते रहना पड़ेगा, एक दिन में तो नहीं होगा। नहीं, एक एक दिन में तो विरोध ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो धीरे धीरे करके मन बनाना, बुद्धि में उतारना, व्यवहार के उदाहरण दिखाना, और ये बहुत सारी बातें लग कर करनी होती हैं। और देखो, घर घर में यदि की ना तो संभव है, क्योंकि घर में एक दो तीन लोगों के साथ ही करना है। और सार्वजनिक रूप में तो आपके सामने विद्यालय में करो तो उसमें तो 1000 छात्र होते हैं। घर में करो तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होते हैं। तो धीरे धीरे लगकर करो, उनको बुद्धि में उतारो, मन में उतारो, व्यवहार दिखाओ, उदाहरण दिखाओ कि देखो हमारे घर में यदि हमारा विवाद छोटी आयु में हुआ, तो अभी छोटी आयु में मैंने योग्य आयु में हम चिंता मुक्त हो जाएंगे, गृहस्थी का बोझ उतार कर वानप्रस्थ होने के लिए हम सक्षम हो जाएंगे। तो ऐसे उदाहरण, आसपास के लोगों के उदाहरण, परिचितों के उदाहरण से, तर्क से, व्यवहार की बात से, मानस में, बुद्धि में, ऐसे धीरे धीरे उतारेंगे तो घर घर में होने से वो अधिक विकेंद्रित हो जाएगा। हम लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता। नहीं तो दिख तो रहे, अभी परिणाम दिख रहे हैं, थोड़ा सुनता हाँ, तो है, दिखेंगे ना। हाँ, तर्क करता है, बस तर्क दिखेगा। इसमें आ गया, विरोध से हाँ, तर्क में आ गया। हाँ, हाँ, जी भाई। हाँ। जिस चीज को नमी लग गई है, बहुत अधिक नमी लग गई है, उसके बारे में चिंता करने से नहीं होता। धूप में रखो, तुरंत उसका परिणाम दिखाई देगा। थोड़ी नमी कमी होगी और थोड़ा कमी होगा, तो धीरे धीरे करके वो होगा। अंदर तक जब धूप उतरेगी तो फिर वो करारा फिर से हो जाएगा। तो एकदम से तो नहीं होगा, बहुत कड़क धूप में रखो तो जल जाएगा, लेकिन अंदर की नमी नहीं जाएगी। ऐसा है। जी ताई, अभी समय भी हो गया है, मैं कुछ ठीक। नाम लूंगा